बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे थे, एक्सरसाइज के अंदर आगे बढ़ गए थे, बहुत ज्यादा आखिरी एक्सरसाइज की ओर जा रहे थे, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 4.3 के अंदर कुछ टिपिकल सम बाकी है, उसको खत्म कर देते हैं आज। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.4 की ओर जाएंगे। बहुत सी चीजें थी जो हमने सीख ली। अब इक्वेशन किस तरीके से बनते हैं उसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम हमने देख लिए थे और कुछ बाकी है, उसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डाटा लगाइए, एक्सरसाइज नंबर 4.3। 4 से हमने बाकी रखा था, एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पे देखिए, बताया गया है फ्रॉम द choices given below choose the equation whose graphs are given in figure A and figure B। दो फिगर दी हुई है और दोनों फिगर के ऊपर से आपको ग्राफ देख के कैलकुलेट करना है, माफ कीजिए बताना है कि कौन सा इक्वेशन ग्राफ के लिए सुइटेबल है। दो क्वेश्चन है, एक आपको घर से करना है, एक मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत इजी है, कुछ इतना हार्ड नहीं है। पहले तो मैं जो ग्राफ दिया है उस ग्राफ को मैं जरा ड्रॉ कर देता हूं। फर्स्ट के लिए जो है उसको मैं ड्रॉ कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत टेंशन मत लीजिए, आराम से आप लोग इसको ड्रॉ कर पाओगे और लिख भी पाओगे। एक ऐसा ग्राफ बताया गया है जिसमें 3 पॉइंट एक्चुअल में बताए गए। मैं तीनों पॉइंट को यहां पे लिख देता हूं। फर्स्ट पॉइंट मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, वो है -1 1। दूसरा पॉइंट है मेरा 0 0 और तीसरा पॉइंट है मेरा 1 -1। क्लियर। और क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये तीनों 3 पॉइंट किसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है ना, बहुत इजी है। तीनों 3 पॉइंट कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो देख लेना। 4 में से कोई भी एक ही है। तो हम पहले तो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन पे आ जाइए वापिस। आपको बताया गया है कौन सा इक्वेशन है। पहला तो y = x, फर्स्ट इक्वेशन y = x की पहले हम बात करते हैं। तो यही पे पता चल जा रहा है कि पहला ही इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए 1 not is equal to -1, सॉरी x की वैल्यू -1 है, 1 not is equal to -1। क्लियर ना, वो तो दिख ही रहा है, मतलब कि ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, यहीं पे रुक जाना है। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, x + y = 0। चलो चेक करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS मेरे पास है कितना, x + y। चलिए x कितना है, पहले पॉइंट के लिए x कितना है मेरे पास -1, y कितना है 1, मतलब आंसर आ गया 0। यस RHS, यस 0 है, मतलब कि RHS आ गई। चलिए पहला तो सेटिस्फाई हो गया, दूसरा सेटिस्फाई करते हैं 0 0। मेरे पास वापिस LHS है, x + y 0 + 0, क्योंकि दोनों 0 0 लेने हैं। क्योंकि ये जो केस था वो किसके लिए था, कौन से पॉइंट के लिए था, -1 और 1 के लिए। ये जो केस है वो किसके लिए है, 0 0 के लिए। चलिए 0 + 0 आ गई RHS, यस RHS 0 आना चाहिए, हाँ आ गया। चलिए ये भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा इक्वेशन वापिस LHS लेते हैं, x + y। अब कौन से केस के लिए आपको LHS लेनी है, x + y कौन से केस के लिए लेनी है। अब पॉइंट है आपके पास ये रहा -1 -1। क्लियर। अभी हम चेक करेंगे, उसके बाद लिखते हैं कि भाई सही है कि नहीं। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 1 + y की वैल्यू -1 ± -1 -1 0। चलिए ये भी आ गया RHS, मतलब कि तीनों 3 पॉइंट को सेटिस्फाई किया इस इक्वेशन के अंदर। यानी अब आपको आगे कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, लेकिन आंसर नहीं है क्योंकि बताया गया है क्वेश्चन में 4 में से कौन सा है जो सेटिस्फाई करता है। तो ये जो आंसर आ गया कौन सा, यहाँ पे आपको लिख देना है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कौन सा आपको आंसर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो दूसरा आंसर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे लिख देंगे साइड में भाई x
प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन वो कौन से इक्वेशन की है? ये इक्वेशन की लाइन है। सिंपल, समझ में आई बात? ये जो लाइन है वो ये इक्वेशन की है। वैसा ही क्वेश्चन दूसरा है, आपको सिर्फ चेकआउट करना है कि भाई कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो ये तीनों तीन पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटल लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब वर्ड प्रॉब्लम यहां से चालू हो रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा खास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या करना है। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन, समझिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है बस। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि भाई जो एप्लीकेशन के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के साथ। क्लियर? तो मैं यहां पे लिखूंगा भाई डिस्टेंस जितना होगा वो डिपेंड करेगा किसके साथ? प्रोपोर्शनल की साइन की जगह पे मैं चलिए इक्वल लिख देता हूं, इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स जो मैंने अप्लाई किया। ये पहले तो स्टेटमेंट है क्या कि कोई भी बॉडी के ऊपर मैं कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है। मैं जितना फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ही वो बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो सिंपल साइंस का रूल है, सिंपल ना। नाउ एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेस करो जहां पे कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू बताई होगी कितनी है? कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू है 5। तो सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा हमें, इसके बार बार एज्यूम करते हैं। सपोज डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगी बॉडी, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी वो कितना होगा? सपोज x। क्लियर? कोई प्रॉपर हमें यूनिट नहीं दिया गया मीटर किलोमीटर, तो हम x यूनिट लिखेंगे। अगर दिया होता तो हम यूनिट की जगह पे किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर जो भी होता वो लिखते। चलो डिस्टेंस अगर x है तो कांस्टेंट फोर्स वो कितना हो जाएगा? कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y, जो आपको एज्यूम करना है। क्लियर? समझ में आई बात? पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू भी बताई गई है 5 यूनिट। क्या बताया गया है? 5 यूनिट। यानी कि देखिए क्वेश्चन के अंदर पढ़िए, आपको बताया गया है कि कांस्टेंट फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 5। और आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको आपने x ले लिया। कांस्टेंट फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? y लग रहा है। मतलब कि एक्चुअल में ये दोनों है तो इक्वल ही, पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना? x यूनिट। यानी कि मैं जो उसको फोर्स लगाऊंगा उतना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यानी कि मेरा जो फोर्स है वो 5 यूनिट कितना है? फिक्स है ना। यानी कि मेरा जो कांस्टेंट फोर्स है y, समझना आप ऐसे लिख सकते हो, मेरा जो डिस्टेंस ट्रैवल x, दोनों को पहले सामने लिख दो, वैसे सिखाया था वैसे लिख दिया। अब देखिए x है जो x वो डिस्टेंस ट्रैवल दिखा रहा है, और y जो है वो फोर्स की वैल्यू दिखा रहा है। अब ये कांस्टेंट फोर्स 5 यहाँ पे मैं लगाऊंगा 5, तो मुझे सामने भी 5 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट फोर्स है y। क्लियर? तो वो तो फिक्स है, मतलब मुझे यहाँ पे इक्वल करना हो तो मुझे 5 इस तरफ लिखना पड़ेगा। सिंपल ना, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है 5, तो हमारा इक्वेशन बन गया। उसको मैं थोड़ा सीधा लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 5x। सिंपल ना। क्लियर? ये कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू है जो 5 है, कांस्टेंट फोर्स कितना है? 5, और साथ में वो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मैथ्स का रूल है, प्रोपोर्शनल हटाओ तो कांस्टेंट लगता है, हमने b इक्वल टू लगाया तो कांस्टेंट लगा 5। क्लियर ना? कांस्टेंट 5, y इज इक्वल टू 5x। आप सिंपल ये रूल से भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। रेडी? तो इक्वेशन मेरा बन के आ गया कितना? y इज इक्वल टू 5x। नाउ आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो रीड द फॉर्म ऑफ द ग्राफ the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit। तो दो केस आपको बताए गए हैं, एक डिस्टेंस हम डायरेक्ट लिखते हैं डिस्टेंस x अगर 2 यूनिट है तो y को कैलकुलेट करो, और सेकंड x अगर 0 यूनिट है तो y को कैलकुलेट करो। कर देते हैं, x अगर 2 यूनिट है तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, x अगर 2 यूनिट है तो y कितना होगा? 2 5 10। क्लियर ना? यानी कि x ये कब? जब x कितना था? 2, तो मेरा पॉइंट आ गया 2 10।
x की जगह पे 2, y की जगह पे 10। पहला पॉइंट मिल गया ग्राफ के लिए। अब जब x 0 है, अब जब x क्या है 0, तब अकॉर्डिंग टू अवर इक्वेशन क्या है y is equal to 5x। x की वैल्यू तो मेरे पास क्या है, x की वैल्यू तो मेरे पास 0 है, तो 5 into 0 0, यानी जब मेरा x 0 है तब मेरा y भी क्या होगा 0। मतलब यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट मिल गया 0 0। सिंपल ना, यानी मेरे पास दो पॉइंट आए 2 10, एक पॉइंट आया 0 0। इन दोनों को ग्राफ के ऊपर दिखाना है। कितनी बार, बहुत सारी बार हमने ये चीज कर दी, होमवर्क में दे रहा हूं। सिर्फ आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है ऐसा। इस ग्राफ के अंदर पॉइंट दिखाना है 2 1, 2 माफ कीजिए 2 10, 2 यहाँ पे आएगा 10 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, और दिखाना है 0 0। फिर उसको जोड़ दिए, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, बस बात खत्म। सिंपल। सिर्फ आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ पेज उठाइए, x एक्सिस बनाइए, y एक्सिस बनाइए, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखिए, -1 2 3 4, ये 1 2 3 4 अप टू 10 लिखना पड़ेगा क्योंकि y हमारा बड़ा है 10, नीचे -1 2 3 4 लिखे चलेगा। फिर एक पॉइंट दिखाइए 2 10, एक पॉइंट दिखाइए 0 0, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, वो हो जाएगा हमारा ग्राफ। सिंपल। इक्वेशन खास समझिएगा। बताया गया डिस्टेंस ट्रैवल, हमने सॉरी एज्यूम किया x है, कांस्टेंट फोर्स y लग रहा है, तो ऐसा बताया गया कांस्टेंट फोर्स y लग रहा है कितना 5। पहले ये बताया गया कि डिस्टेंस ट्रैवल इज सॉरी कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। क्लियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल की साइन हटती है, वैसे कोई कांस्टेंट लगता है, वो बताया है 5। कितना है 5, देन y is equal to 5x। ये सिंपल फार्मूला निकलता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर साइन। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद कुछ जो हमने किया नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फातिमा, two students of the class 9 of school together contribute ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim. Write the linear equation which satisfy the something question है। बताया गया कि भाई फातिमा और एक स्टूडेंट है यामिनी, वो दोनों ऐसे स्टूडेंट है जो एक प्राइम मिनिस्टर का एक पूरा एक स्कीम है कि जो अर्थक्वेक विक्टिम है, एक अर्थक्वेक हुआ है, वहाँ पे जो भी अर्थक्वेक से पीड़ित लोग हैं उन लोगों को फंड देने के लिए एक पूरी सिस्टम बनाई हुई है प्राइम मिनिस्टर की। एक फंड है पूरा, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड करके, उसके अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, 100 रुपीज दे रहे हैं दोनों। क्लियर, माफ कीजिए दोनों मिल के 100 रुपीज दे रहे हैं। तो हमें उसका इक्वेशन बनाना है। तो सीधी बात है भाई, सपोज अब वो तो पता नहीं है कि फातिमा कितना रुपया दे रही है और यामिनी कितना रुपया दे रही है, तो एज्यूम करेंगे सपोज यामिनी गिव x rupees in प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, शॉर्ट में लिख रहा हूं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, एंड फातिमा गिव y rupees in प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अब क्वेश्चन में ऐसा है कि दोनों मिलकर कितना दे रहे हैं, 100 रुपीज। x प्लस y मिलकर कितना दे रहे हैं 100, एक x दे रहा है, एक y दे रहा है, दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 100। इक्वेशन बन के मेरे सामने आ गया। सिंपल। नाउ ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम कंट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y, और उसका हमें ग्राफ p ड्रॉ करना है। तो x प्लस y इज इक्वल टू 100 है, तो उसके लिए आपको सुइटेबल वैल्यू लेनी है x की, जैसे मैंने आपको पहले सिखा दिया था। x की कोई भी 2-3 वैल्यू ले लीजिए, उसके डिपेंड्स पे y की वैल्यू ले लेंगे। क्लियर। चलिए, जैसे मैं x और y के डिपेंड में मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 0 50 एंड 100। क्लियर, 0 50 एंड 100 आप कोई भी ले सकते हो। जैसे आपको 0 50 100 नहीं लेना है, आप उसको लग रहा है कि भाई मुझे एक्सिस पे नहीं दिखाना है, तो आप ले सकते हो जैसे कि भाई 50 60 एंड 70। तो अगर x 50 होगा तो y कितना होगा 100 माइनस 50, x 60 होगा तो y कितना होगा 100 माइनस 60, x 70 होगा तो y कितना होगा 100 माइनस 70। यानी मेरे पास पॉइंट आ गए 50 50, ये तो बिस्किट जैसा हो गया, 60 40 एंड 70 30। ये तीन पॉइंट को आप लोग ग्राफ के ऊपर दिखाएंगे। तो भाई मैं ऐसा एक ग्राफ बना देता हूं जिसके अंदर मेरे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, 0 से मैं चालू कर रहा हूं, 0 से। अब देखिए मेरे नंबर्स बहुत बड़े हैं तो मैं बड़े नंबर से दिखाऊंगा, सही है ना, बड़े नंबर है तो बड़े नंबर से दिखाएंगे हम। भाई 0
20-20 का गैप दिखाते हैं, 20, 40, 60, 80, 100। वैसे माइनस दिखा, हालांकि माइनस है ही नहीं तो दिखाना होगा जितना कम दिखाओ। चलो भाई 20, 40 इतना दिखाते हैं। सेम यहाँ पे -20, 40 यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको 20, 40, 60, 80। क्लियर? चलिए पहला पॉइंट 50 50, 50 एंड 50। वाई पे 50 कहाँ पे होगा? ये 40 और 60 के बीच में यहाँ पे, और यहाँ पे 40 और 60 के बीच में यहाँ पे, मतलब दोनों मिलेंगे कहाँ पे? यहाँ पे। क्लियर ना? देखिए यहाँ पे मिलेंगे दोनों, तो एक पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया 50 50। ये लाइन मुझे करनी पड़ी, पर आपके पास तो ग्राफ बुक होगी, तो ग्राफ बुक के अंदर आपको तो प्रॉपर दिखेगा। 60 40, ये रहा 60, ये रहा 40, ये पहला, दूसरा यहाँ पे, इसको थोड़ा साइड में दिखा देता हूँ पॉइंट को। ये है, ये मेरा है 60 40, ये मेरा था 50 50। एक और पॉइंट है 70 30, ये रहा 70 और इसके बीच में 30, यहाँ पे 70 30। ये हो गया मेरा ग्राफ, सिंपल स्ट्रेट लाइन, जो ऑलवेज आएगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही आएगा। रेडी? आप लोग तो, मैंने बहुत सारी बार सिखा दिया ये चीज, आप लोग को डायरेक्ट ग्राफ में दिखाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए पहले तो शांति से क्या बताया गया है क्वेश्चन में। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India temperature measured in Celsius। क्लियर ना? अलग अलग टाइप की कंट्री के अंदर टेम्परेचर को मेजर करने के अलग अलग यूनिट होते हैं। जैसे हमारा जो नॉर्मल थर्मोमीटर होता है उसको भी हमें फ़ारेनहाइट दिखाता है, वैसे Here is the linear equation for the convert the Fahrenheit to Celsius। ये इक्वेशन याद रखिएगा, एक्चुअल में ये साइंस के लिए याद रखना है, आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का एक कन्वर्जन दिया हुआ है, F is equal to 9/5C plus 32। F is equal to 9/5C plus 32 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का कन्वर्जन दिया हुआ है। Now draw the graph of the linear equation above using the Celsius for x and फ़ारेनहाइट फॉर y। एक ग्राफ बनाइए। अब ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ग्राफ बनाना, क्योंकि बहुत सारी बार हमने एक चीज कर दी, x और y अलग अलग वैल्यू लेनी है, अलग अलग, जैसे y की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 0, यहाँ पे ले रहा हूँ 1, यहाँ पे ले रहा हूँ 2, अलग अलग वैल्यू में। देखिए बड़े नंबर है तो आप बड़ा भी दिखा सकते हो, लेकिन इस इक्वेशन को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा x और y वाले फॉर्म में। फ़ारेनहाइट हमने क्या ले लिया है? y, तो y is equal to 9/5 c। c कितना है मेरे पास? x plus 32। चलो 5 को यहाँ पे मल्टीपल कर देते हैं, मतलब कि 5y is equal to 9, c की जगह पे सॉरी x, 9x plus 32। रेडी ना? 5y को उस तरफ ले लीजिए, मतलब कि एक लीनियर इक्वेशन जनरेट हो गया, 9x plus 5y। देखिए क्या किया है, सॉरी -5y इस तरफ जाएगा तो प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c वाला फॉर्म आ गया मेरे पास। रेडी? यानी कि इस x की जो वैल्यू, अब मैंने तो ये ली है, आपको तो कोई भी लेनी है, आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। x की या y की कोई भी वैल्यू लो, जैसे किसी एक को सब्जेक्ट बना देते हैं, जैसे कि मैंने y को सब्जेक्ट बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5y को मैं उस तरफ ले जाता हूं, तो किस तरफ क्या रह जाएगा, 9x प्लस 32। y को सब्जेक्ट बना दो, देन 9x प्लस 32/5। रेडी ना? अब आप x की अलग अलग वैल्यू लेते जाइए, अब आप x की अलग अलग वैल्यू लेते जाइए और वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको y की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। आप x की वैल्यू लिए तो y की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी, जो उसको आप यहाँ पे पुट करोगे। क्लियर? और उसके बेसिस पे जो पॉइंट मिला, अभी किया मैंने, अभी किया, देखिए ऐसा किया था, वैसा ही आपको करना है और उसका ग्राफ आपको प्रॉपर्ली प्लॉट करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इजी है, सेकंड क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान रखिएगा। If the temperature is 30 डिग्री सेल्सियस, what is the temperature in Fahrenheit? Fahrenheit y है, वो समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Fahrenheit वो है y और सेल्सियस वो है x। तो आपको बताया गया है कि भाई Fahrenheit, माफ कीजिए, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, x कितना है 30, तो y कितना होगा, तो इसमें कैलकुलेट कर लीजिए भाई। x कितना है 30, तो 30 यहाँ पे रख देंगे प्लस 32
डिवाइड बाय 5, तो y कितना मिलेगा सीधा 9 3 जा 270 प्लस 32 डिवाइड बाय 5, तो y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, नियर अबाउट, देखिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। क्या किया है हमने, क्लियर क्या करना है समझ लीजिए, y इज इक्वल टू 9x प्लस, ये सिर्फ हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, ये हमने बनाया हुआ इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अंदर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 5 सॉरी एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये 5 जो एलसीएम था वो एलसीएम सिर्फ हमने यहाँ पे मल्टीपल किया, लेकिन यहाँ पे करना रह गया है, तो वहां पे कर देते, कोई बात नहीं है। 32 की जगह पे 5 इंटू 32 कर देते, कितना आएगा 5 इंटू 32 कर देते 160, यहाँ पे कितना आ जाएगा 160, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 160 और यहाँ पे भी 160, बस और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हमने जो यहाँ पे 5 एलसीएम लिया था वो यहाँ मल्टीपल किया, लेकिन यहाँ करना रह गया था गलती से, ठीक है। चलिए सो यहाँ पे भी 160 प्लस 270 डिवाइड बाय, अगर आप 5 करते हो तो 0 साइड में कर देता हूं मैं, 0 3 4 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 8 और 6 86 डिग्री सेल्सियस, क्लियर ना, क्योंकि y मेरा क्या है फ़ारेनहाइट, माफ कीजिए 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि y मेरा क्या है फ़ारेनहाइट, यानी कि मैं जब x लूंगा कितना 30, तब मेरा y कितना आएगा 86, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा एलसीएम में गलती हुई थी, वो करेक्शन हो गया है। नाउ नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट यानी कि y दे दिया, y कितना है 95, y 95 है तो x ढूंढो। चलिए भाई अब इसी के अंदर y दे दिया है, तो y इज इक्वल टू 9x प्लस 160 डिवाइड बाय 5 को यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे सबसे पहले, तो 95 इंटू 5, यहाँ पे क्या रह जाएगा 9x प्लस 160, क्लियर ना, 95 को 5 से मल्टीपल कर देते हैं, 5 5 25, 2 9 5 47, 275, 160 को इस तरफ ले लीजिए, 475 माइनस 160 और साथ में ही 9 डिवाइड में, तो ये x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, आपको इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, 2 क्षमा कीजिए 475 माइनस 160, क्या 475 माइनस 160 डिवाइड बाय 9, चलिए मैं कर देता हूं आपको, x की वैल्यू आ जाएगी 475 माइनस 165 6 413 डिवाइड बाय 9 35, चलिए x की वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट हो गया है कितनी 35, यानी मैं y जब कितना लेता हूं 95, तब मुझे x कितना मिलता है 35, क्लियर। तो दो क्वेश्चन तो मैंने यहीं पे सॉल्व आउट कर दिए, रेडी। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं, ले लीजिए। चलिए बच्चों आगे लिखते हैं, उससे पहले मैं आपको इक्वेशन दिखवा दूं, y जो हमने एज्यूम किया था, सॉरी जो हमने सब्जेक्ट बनाया था, y इज इक्वल टू 9x प्लस 160 डिवाइड बाय 5, क्लियर, जो इक्वेशन हमने जनरेट किया था। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस मींस अगर x 0 है तो y कितना होगा, और उसी क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, अगर y 0 है तो x कितना होगा, क्लियर। टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज इन फ़ारेनहाइट, एंड टेम्परेचर अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज इन सेल्सियस, क्लियर ना, डायरेक्ट बताइए। चलिए कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं, फर्स्ट y is equal to 9x plus 160 डिवाइड बाय 5, x की वैल्यू कितनी लेनी है 0, तब y ढूंढना है, तब 9 into x की जगह पे 0 160 डिवाइड बाय 5, ये तो 9 0 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 160 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 2 जा 32। चलिए ये केस में मुझे y मिला 32, कब, जब मेरा x कितना था, जब मेरा x कितना था 0, x कितना था मेरा 0। अब सेम केस अब सेकंड के लिए करते हैं, अगर y मेरा 0 है, y मेरा 0 है तो मुझे क्या करना है, y मुझे 0 है तो मुझे x ढूंढना है, फॉर्मूला है यही है, y इज इक्वल टू 9x प्लस 160 डिवाइड बाय 5, y को 0 बना दो, 9x प्लस 160 डिवाइड बाय 5 को सामने ले लो, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 9x प्लस 160 को इस तरफ ले लो तो क्या हो जाएगा
160 जो माइनस हो गया 9x, 9 को डिवाइड में ले लो, -160 डिवाइड बाय 9। तो अगर आप इसको कट करोगे तो आंसर पॉइंट में आएगा क्योंकि पीछे 0 है, तो नियर अबाउट आएगा 971 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 7 8 समथिंग आएगा। क्लियर ना, 0.7 और 8 समथिंग आएगा, 7 और 8 यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्लियर, जो भी आया आप देख लीजिएगा, आंसर आता है -17 पॉइंट, मैं 8 लिख रहा हूँ, चलिए -17.8, चाहे वो 7 भी हो सकता है। रेडी, चेकआउट कर लीजिएगा, -17.8 यही हो तो भी चलेगा क्योंकि पॉइंट में डायरेक्ट आंसर आ रहा है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आखिरी, ये खास है। Is there temperature which are numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? ये इक्वेशन के अंदर कोई एक ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को इक्वल बता दे। जैसे हमने टेबल बनाया था, ये टेबल हमने बनाया था x और y का, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे सेम वैल्यू आए, ऐसा कोई है? तो हाँ ऐसा है, लेकिन कब, तो कैसे ढूंढेंगे? दोनों को हम एज्यूम करें, सपोज ये भी x है और ये भी x है। सपोज फ़ारेनहाइट भी क्या है, x। सपोज ये आखिरी खास ध्यान रखिएगा जो 5th नंबर का है वो, सपोज फ़ारेनहाइट जो है वो भी x है और डिग्री सेल्सियस जो है वो भी क्या है, x है। और इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, y की जगह पे क्या आएगा, y की जगह पे भी क्या आएगा, x। क्लियर ना, 9 x की जगह पे तो x ही आएगा, प्लस 160 डिवाइड बाय 5। क्लियर ना, एक्चुअल में जो हमारा इक्वेशन था ना वो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, माफ कीजिए, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ पे मैंने इसको भी x ले लिया है और इसको भी x ले लिया है। क्लियर, और कुछ किया नहीं। चलिए 5 into x कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 9x प्लस 160। 9x को मैं इस तरफ लेता हूँ, 5x माइनस 9x माइनस 4x, क्योंकि बड़ा नंबर है उसकी साइन लगेगी, इज इक्वल टू 160। 4 से कट कर दीजिए 40, लेकिन साइन आएगी माइनस की, तो x इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऐसा होगा जिस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम रहेंगे। क्लियर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखो या 40 डिग्री सेल्सियस लिखो, एक ही होता है, कहने का मतलब। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, उसके बाद 4.2 के अंदर 4.4 के अंदर 2 ही सम है, खत्म करते हैं, फटाफट से देख लीजिए। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4.4 को देखिए, वहां पे ग्राफिकल मेथड ये हमने किया हुआ ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग करके दिया है, बस और कुछ नहीं है। गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, y is equal to 3 as an equation in one variable and in two variable दोनों में। y is equal to 3 समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन y is equal to 3, क्या दिया है इक्वेशन y is equal to 3, उसको पहले तो दिखाइए in one variable, यानी कि y is equal to 3 एक ही वेरिएबल में दिखाना हो तो एक्सिस भी एक ही आएगी। एक ही वेरिएबल मतलब कि कोई एक ही अननोन टर्म, यहाँ पे x की तो बात ही नहीं होगी। क्लियर ना, x की तो क्या बात ही नहीं होगी, यानी y is equal to 3 अकेला होगा। अगर y is equal to 3 उसको दिखाना हो तो मेरी जो एक्सिस है y एक्सिस, उसको भी दिखा सकते हो आप। y एक्सिस को ऐसे दिखाए तो उसको यहाँ पे हम ऐसे दिखाने के बजाय टेल दिखा देते, थोड़ी ध्यान रखना x एक्सिस नहीं है ये। चलिए उसको एक्सिस पे दिखाना हो तो y is equal to 3 तो नंबर लाइन पे दिखाओ तो भी वही हो गया, नंबर लाइन पे दिखाओ या एक्सिस पे दिखाओ। y is equal to 3 कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे लिखा तो y is equal to 3, सिंपल। अब जो सेकंड है वो थोड़ा ट्विस्टेड है, थोड़ा समझिएगा। सेकंड जो है वो है y is equal to 3 in two वेरिएबल, अब एक्चुअल में दूसरा वेरिएबल है ही नहीं तो लाए कहां से, x या x, हमारे पास कोई बाहर से वेरिएबल तो लाना नहीं पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा कि भाई y is equal to 3 है तो हमारे पास कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो कोई बाहर थोड़ी हम खरीद के लाएंगे। पर हम अगर लाते हैं तो बाहर से हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। हमारे पास देखिए y is equal to 3 है
तो जो x वाला टर्म है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0x, लिख सकता हूं क्या, x वाला टर्म उसको 0x लिख सकता हूं, क्योंकि एक्चुअल में x की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, आप x की जगह पे कुछ भी रखोगे आंसर वैसे भी 0 होने वाला है। तो ये एक इक्वेशन मेरा बना इनटू वेरिएबल वाला, इनटू वेरिएबल वाला, क्लियर ना। अब उसको रिप्रेजेंट करो ग्राफिकली। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जो हर वक्त मैं बनाता हूं, क्लियर, हर वक्त मैं बनाता हूं वही बॉक्स बनेगा यहाँ पे भी। अब एक्चुअल में यहाँ पे x की वैल्यू तो कंटिन्यूअस x एंड y, x की वैल्यू तो आप चाहे कोई भी लीजिए, x की वैल्यू तो आप चाहे कोई भी लीजिए, x इंटू 0 0 ही होने वाला है। देखिए मैंने x की वैल्यू 1 ली तो 1 इंटू 0 0, y मिल जाएगा 3। मैंने x की वैल्यू 2 ली, y कितना मिलेगा 3। मैंने x की वैल्यू 1 करोड़ ली, 1 करोड़ इंटू 0 क्या हो जाएगा 3। तो जैसे मैं x की वैल्यू लेता हूं 1 2 3, तो मुझे y तो हर एक केस में कितना मिलेगा, y, क्योंकि x तो था ही नहीं ना, x तो हमने बाहर से डाला है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 ली तो 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा आंसर, ये 0, मतलब y इक्वल टू क्या रहेगा 3। सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3। मतलब कि 3 पॉइंट कौन कौन से होंगे मेरे पास, 1 3 2 3 एंड 3 3, क्लियर। अब इसको मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, तो भाई जैसे मेरे पास एक ग्राफ है, रेडी, ये मेरी x एक्सिस है, ये x डैश है, y y डैश। चलिए x पे सबसे बड़ा नंबर कौन है 3, मतलब 1 2 3 1 2 3। y पे सबसे बड़ा नंबर कौन है, y पे सबसे बड़ा नंबर 3 1 2 3, रेडी, क्लियर। चलिए पॉइंट को दिखाइए, 1 3, ये रहा 1, ये रहा 3, क्लियर। 2 3, ये रहा 2, ये रहा 3 3 3, ये रहा 3। यानी कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिली, इसके ऊपर से हम एक चीज क्या जान सकते हैं कि ये जो है वो y के परपेंडिकुलर लाइन मिली ना, ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 वो किसके परपेंडिकुलर है, y इज इक्वल टू 3। ध्यान रखिएगा 10th में बहुत काम में आएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको लिखवा रहा हूं, y इज इक्वल टू 3 इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस के साथ क्या है परपेंडिकुलर, यानी y इज इक्वल टू अगर कोई कांस्टेंट टर्म दिया हो तो वो ऑलवेज क्या होगी, y के साथ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू x एक्सिस के साथ पैरेलल है ना, पैरेलल टू, ये दिया नहीं, ये सिर्फ समझा रहा हूं, ये पूछना नहीं है आपको, क्वेश्चन में है नहीं, ये सिर्फ समझा रहा हूं, हमें तो सिर्फ ग्राफ लिख के छोड़ देना है। पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो ध्यान रखना 10th के अंदर ये चीज काम में आएगी बहुत, रेडी। चलिए दिखा दिया। सेम ऐसा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 2x प्लस 9, ऐसा इक्वेशन एक दिया हुआ है इसी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब पहले तो x को मैं सब्जेक्ट बना दूं, क्योंकि y तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा -9/2, यानी x इज इक्वल टू -4.5, क्लियर, रेडी। नाउ इन वन वेरिएबल, यही क्वेश्चन, पहले तो इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल के अंदर दिखाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यही है दिख रहा है x इज इक्वल टू -4.5, रेडी ना, तो मुझे उसके अंदर y ऐड करना पड़ेगा, तो कर देता हूं, x प्लस y तो कहीं पे है नहीं, मतलब 0y इज इक्वल टू -4.5, माफ कीजिए ये 2 वेरिएबल हो गया, 1 वेरिएबल के अंदर तो वो ऑलरेडी है, सीधा उसको एक्सिस पे दिखा देते हैं, x और y हमने ला दिया। 2 वेरिएबल के अंदर नहीं है, 1 वेरिएबल है, तो सीधा एक्सिस पे दिखा दो। देखिए ये एक्सिस आ गई मेरे पास, पॉइंट है मेरे पास 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, क्लियर ना। चलिए है क्या -4.5, मतलब 4 और 5 के बीच में आएगा, यहाँ पे 4 और 5, ये -4 और -5 के बीच में आएगा यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा क्या, x इज इक्वल टू -4.5, सिंपल, रेडी। अब 2 वेरिएबल वाले की जब हम बात करेंगे, 2 वेरिएबल वाले की, वहां पे हमें ये चीज करनी है। इक्वेशन, मेरा इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू
वो -4.5, लेकिन वहां पे y आएगा क्योंकि 2 वेरिएबल है। क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा इन 2 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल, तो x = 0, y = -4.5। तो यहाँ पे मुझे वापिस बार ऐसा बॉक्स बनाना पड़ेगा जिससे हमने सॉल्व आउट किया था। क्लियर? चलो मैं बॉक्स बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। x और y, अब देखिए यहां पे मैं y की चाहे कितनी भी वैल्यू लूंगा, यहां पे x की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहां पे y तो वैसे भी जीरो है। y की चाहे मैं कितनी भी वैल्यू लूं, जैसे मैंने y की 1 वैल्यू ली, 2 वैल्यू ली या 3 वैल्यू ली, x तो मेरा कंटीन्यूअस क्या आएगा, 4.5 आएगा ना। बस ये एक्सरसाइज हमें यही सिखा रही है कि आप जब कोई ऐसा इक्वेशन लिख रहे हो जिसके अंदर वेरिएबल एक ही है, तो उस एक ही वेरिएबल के डिपेंड्स पे आप उसको किस तरीके की एक्सिस के साथ पैरेलल या परपेंडिकुलर दिखाओगे, बस वही दिखना है। क्लियर? तो इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता हूं। वन टू थ्री 4 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3। क्लियर ना? क्योंकि ये x एक्सिस है, x डैश है, y है, y डैश है, तो चैप्टर खत्म होने आया। ये सारी बात दिमाग में होनी चाहिए। चलिए पहला पॉइंट -4.51, ये रहा, इधर आएगा -4.5, ये क्या 1, ये 1, -4.52, ये रहा, एक और दिखाना पड़ेगा 2। चलिए ये रहा -4.5 और 3, ये रहा। यानी ये तीनों 3 पॉइंट जो है उसको मैं अगर जोड़ती हुई एक लाइन ड्रॉ करूं, ऐसी लाइन मिलेगी मुझे, तीनों 3 जोड़ती हुई। यानी ये किसके परपेंडिकुलर आया, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस आया। क्या आया, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के साथ पैरेलल हुआ ये। एक्चुअल में यहां पे क्या हुआ था, उल्टा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, y समथिंग था, यहाँ पे x समथिंग है। क्लियर? तो इसके ऊपर से आप एक चीज दिमाग में निकाल सकते हैं, एक चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, वो क्या मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, नोट डाउन करना इस बात को खास, आपको बहुत काम में आएगी ये चीज। क्या कि अगर x = कोई कांस्टेंट टर्म दिया हो या y = कोई कांस्टेंट इन द सेंस आपको कोई नंबर दिया हो, तो अगर x = कोई कांस्टेंट टर्म दिया है तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। और y = कांस्टेंट है तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। 10th में ये चीज बहुत काम में आएगी, ध्यान रखना। और 9th के भी अंदर अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर भी ये चीज बहुत सारी जगह पे काम में आती है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, खास यहाँ पे जो भी ड्रॉ किया गया है प्रॉपरली आप लोग ड्रॉ कीजिएगा। आपके ग्राफ बुक के अंदर प्रॉपर सारी चीजों को नोट डाउन कीजिएगा। साथ में ही जो भी सम हमने किए हैं उसकी 2 टाइम प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, 1 टाइम होमवर्क बुक के अंदर, 1 टाइम आपके फेयर बुक के अंदर। ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सारी चीजों को हमने यहाँ पे खत्म कर दिया बच्चों, चैप्टर यहाँ पे 4 खत्म कर दिया है। अगले लेक्चर के अंदर हम जो भी चैप्टर नया चैप्टर लेके आने वाले हैं उसके अंदर हम जितनी भी चीजें आपको लिखवाते, देखिए हमने ज्योमेट्री रिलेटेड जितने भी चैप्टर थे वो जनरली खत्म कर दिए हैं, रेडी। और साथ में ज्योमेट्री के जो बड़े बड़े चैप्टर है 6 7 8 वो हम बाकी रखे। यहाँ पे जो भी इजी क्वेश्चन जो ग्राफिकल मेथड वाले थे वो हमने खत्म कर दिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक्स अ लॉट।